नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें हम आपको बताते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है और अफवाहें कौन सी हैं जिनसे आप दूर रहें। साथ में हम नामी गिरामी एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज भी लेकर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वैक्सीन्स की, जो वैक्सीन की दौड़ दुनिया भर में चल रही है। मॉडर्ना जो कि यूएसए की वैक्सीन है, ये सबसे आगे चल रही है। इसको कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स से ने बना रहे हैं। ये संस्था को जो पैसा मिल रहा है वो सरकार की तरफ से आ रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस की तरफ से ये आ रहा है। और फेज 2 ट्रायल में बहुत से लोगों में इसकी जांच की गई और जुलाई 3 को इसकी फेज 3 ट्रायल शुरू हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप का वॉर्प स्पीड एक कार्यक्रम है, उसके तहत भी इसको लिया गया है। सिनोवैक चाइना की वैक्सीन है और ये भी फेज 3 में आ चुकी है। 9,000 वॉलंटियर्स ब्राजील में इस वक्त फेज 3 के ट्रायल के तहत गुजर रहे हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया में भी 2 बड़े समूहों को पहला इंजेक्शन पिछले हफ्ते दिया जा चुका है और उम्मीद ये की जा रही कि 6 हफ्ते बाद इसका फेज 3 ट्रायल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की वैक्सीन, ये एक और चीन की वैक्सीन और इसके भी फेज 3 ट्रायल जुलाई में शुरू हो चुके हैं यूनाइटेड अरब अमीरात्स में, यानी कि यूएई में। इसमें करीब 15,000 लोगों को इंजेक्शन दिया जाएगा। एक और वैक्सीन, ये भी चाइना की बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की एक वैक्सीन है और ये भी जो चाइना के सरकार है उसके एक प्रोग्राम के तहत इसको किया जा रहा है और इसका भी फेज 3 ट्रायल शुरू हो चुका है। अब उस वैक्सीन पर नजर डालते हैं, उन वैक्सीन पर जो कि फेज 2/3 ट्रायल में, यानी कि उसकी सेकंड फेज और थर्ड फेज को मिला दिया गया और एक साथ किया जा रहा है। उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का है, यानी कि ब्रिटेन की जो है वैक्सीन, उसका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। 10,000 से ज्यादा लोग यूके में, चाहे वो बच्चे हों बूढ़े हों, वो सब इसमें शामिल किए जा रहे हैं। इसको ब्राजील में भी टेस्ट किया जा रहा है, साउथ अफ्रीका में भी टेस्ट किया जा रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है, पहला डोज दिया जा चुका है। दूसरी वैक्सीन जो इस ट्रायल में है वो है बायोनटेक, ये जर्मनी की है और 27 जुलाई को इसका फेज 2 और 3 को मिला जुला करके लॉन्च कर दिया गया था और इसको अर्जेंटीना, ब्राजील, जर्मनी, कई देशों में एक साथ इसकी ट्रायल चल रही है। अब नजर डालते हैं उन वैक्सीन पर जो फेज 2 में है। फेज 2 में आने वाली वैक्सीन है, सबसे पहले आती है कि कैंसिनो, जो कि चाइना की वैक्सीन है और ये एक लिमिटेड ट्रायल के लिए अप्रूव भी की जा चुकी है। ये वही वैक्सीन है जिसको चाइना के मिलिट्री पर्सनल्स को दिया गया है और इसको लेकर के काफ़ी खबरें भी आई थी। तो ये भी अब फेज 2 ट्रायल्स में पहुंच चुकी है। अमेरिका की वैक्सीन है नोवावैक्स और ये जो है नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है और इसको भी अब फेज 2 ट्रायल में लाया जा चुका है। एक और वैक्सीन है, एक बार फिर से चाइना की, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की मदद से एक फार्मा कंपनी बना रही है और इस वैक्सीन का भी फेज 2 ट्रायल जुलाई में शुरू हो चुका था। इसी चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसका माइक्रोबायोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उसकी एक और वैक्सीन है, लेकिन ये थोड़े अलग तरीके की वैक्सीन है। लेकिन इन्होंने पहले भी इस तरीके से वैक्सीन पोलियो के लिए भी बनाई है, हैंड एंड फुट माउथ डिजीज के लिए भी बनाई है। तो इनकी 2 वैक्सीन इस वक्त इस फेज में है। अब हम 1 और 2 फेज ट्रायल में कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। बहुत सी वैक्सीन है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ यूके की है जो कि इस वक्त लंदन में बनाई गई है और इसको बहुत सारा पैसा सरकार की तरफ से दिया गया है और इसकी डोज दी जा चुकी है 300 से ज़्यादा लोगों को और फेज 1/2 ट्रायल इसका चल रहा है। जाइडस कैडिला, ये हमारी अपनी भारत की वैक्सीन है जो 3 जुलाई को बताया गया था कि इसका फेज 1/2 यानी कि दोनों को मिला करके शुरू कर दिया गया है और ये दूसरी कंपनी थी भारत की जो भारत बायोटेक के बाद इस फेज में पहुंची है। जापान की एक वैक्सीन है, वहां पर भी अनाउंस कर दिया गया है कि इसकी भी ट्रायल चल रही है और एक वैक्सीन जो सिंगापुर में ट्राई की जा रही है लेकिन दरअसल है अमेरिका की, इसका भी ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है और सैन डिएगो की कंपनी की ये ट्रायल है जो कि सिंगापुर के एक इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाई गई है। एक वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन की, यूएसए की कंपनी है और ये पहले भी इबोला की वैक्सीन बना चुके हैं और इस तरीके से बनाते रहे हैं वैक्सीन्स को और इन्होंने एक बार फिर से
शुरू कर दिया है वैक्सीन बनाने का। और अगली वैक्सीन हमारी अपनी भारत की, जिससे बहुत उम्मीदें हैं, और इस वैक्सीन का भी ट्रायल भारत में शुरू हो चुका है। ये ICMR के साथ मिलकर बनाई जा रही है। तो ये सब वैक्सीन ट्रायल्स हैं जो हम अभी फिलहाल रेस में आ गए। इसमें से खास तौर पर फेज 3 वाली अहम हो जाती है, लेकिन रशिया ने ये फेज 3 ट्रायल करने से पहले ही एक अप्रूवल अपनी वैक्सीन को दे दिया। अब ये कितना सही है या गलत है और इसका क्या असर दूसरी वैक्सीन पर पड़ता है, ये हमने जानने की कोशिश की है। एरिक फिंगलडिंग, ये अमेरिकी पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट हैं, नामी गिरामी साइंटिस्ट है, ये हमारे साथ जुड़े और हमने इनसे जानने की कोशिश की। डॉक्टर एरिक, रशिया की इस तेजी का दूसरी वैक्सीन पर आखिर क्या असर पड़ सकता है? Yeah, what Russia is doing right now is incredibly dangerous. अभी रूस जो कर रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। रूस ने वैक्सीन की फेज 3 टेस्टिंग नहीं की है, उनकी फेज 2 की टेस्टिंग भी अभी पब्लिश नहीं हुई है। पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर इसकी सीमा सीमित है। दबाव डालकर और इसे जारी कर रूस दूसरे देशों को रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है। इससे वैक्सीन की हिचक बढ़ जाएगी और लंबे समय में महामारी से लड़ने की हमारी जवाबदेही को चोट पहुंचेगा। Our pandemic response. तो आपको क्या लगता है कि रशियन वैक्सीन की जो हड़बड़ी है, क्या उसका असर दूसरी वैक्सीन की रेप्यूटेशन पर या किसी तरह से भी उस पर पड़ सकता है? Yeah, absolutely. And normally, vaccines take many years. आमतौर पर वैक्सीन बनने में कई साल लगते हैं। हम पहले ही बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूके का फेज 3 ट्रायल 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा। यूएई में चीनी वैक्सीन का ट्रायल भी कुछ महीने में पूरा हो जाएगा और अमेरिकी वैक्सीन के ट्रायल में 3 महीने और लगेंगे। लेकिन जल्द ही पता चलेगा कि दर्जनों वैक्सीन काम करेगी या नहीं। साइड इफेक्ट्स कम होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर हम थोड़ा इंतजार करें तो हमारे पास एक कामयाब वैक्सीन होगी, लेकिन बिना सेफ्टी के सबूत वाली वैक्सीन के जरिए लोगों को डरा देना गलत है। इससे लोग बाद में आने वाली सुरक्षित वैक्सीन से भी डरेंगे। इसलिए ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। But scaring people with the vaccine has almost no published evidence. तो हम क्या उम्मीद करें कि जो वैक्सीन की रेस चल रही है उससे हम कब तक कुछ नतीजा देख सकते हैं? The CanSino vaccine, it's the one being tested in Saudi Arabia and UAE. सऊदी अरब और यूएई में एक वैक्सीन की टेस्टिंग चल रही है। चीनी प्रशासन ने पहले ही इसे अपने सैनिकों के लिए अधिकृत कर दिया है। यह उनका अपना एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है। चीन अपने सैनिकों के लिए जो कर रहा है उससे हम उसे नहीं रोक सकते हैं। हालांकि अब भी उसका फेज 3 ट्रायल चल रहा है। अंत में हमें एक वैक्सीन मिलेगी जो कारगर होगी, लेकिन आपसी सहयोग ही इसकी कुंजी है। रूस ने जिस तरह बिना टेस्टिंग को पब्लिश किए वैक्सीन जारी किया है वो बहुत खतरनाक है। But again, I think the cooperation is much more key. आपसी सहयोग को आप कह रहे हैं कि अहम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर एक वैक्सीन नेशनलिज्म सामने आ रहा है, या एक तरीके का राष्ट्रवाद कि पहले मैं, मेरा देश और मेरे देश के लोग। Yeah, this vaccine nationalism. वैक्सीन का राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है। यह चांद या मंगल पर उतरने की कोशिश करने जैसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसे हरा सकते हैं तो भी आपके देश में वैक्सीन को रीइंपोर्ट करना पड़ सकता है। यह ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें हमें एक दूसरे से लड़ना चाहिए। हम मानवता के नाते एक दूसरे के साथ हैं। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। Not on a country by country basis. हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। तो नामी गिरामी साइंटिस्ट है अमेरिका से एरिक फिंगलडिंग, जो कि हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने वैक्सीन को लेकर कई बातों का जवाब दिया। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा, जो कि जवाब देंगे उन सवालों का जो आपको तंग करते हैं और आपके जहन में है। डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हैं। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। पहला सवाल सुनील नंदा का है दिल्ली से। सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। मेरा नाम सुनील नंदा है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जिम में एक ही मशीन को कई लोग कई बार यूज़ करते हैं और जिम वाले सैनिटाइज ना करने की अनदेखी करते हैं या बार बार सैनिटाइज करना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में संक्रमण से बचाव के लिए हमें निजी तौर पर क्या एहतियात बरतने चाहिए? धन्यवाद। डॉक्टर।
आपका प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के संदर्भ में, क्योंकि अभी ये प्लानिंग चल रही है कि जिम्स को खोला जाए और जिम्स ओनर जो हैं उनको जो है ये हिदायत दी जाए कि पूरी सावधानियां बरतें। अब अगर जिम वाले, अगर जिम के ओनर्स और जिम के ऑपरेटर्स अगर ये बार बार सैनिटाइजेशन, बार बार जो है उस मशीनों को नहीं उचित तरीके से रखेंगे और सैनिटाइज नहीं करेंगे, पूरी पब्लिक हेल्थ मेजर्स का अगर ध्यान नहीं रखेंगे, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो 2 मशीनों के बीच में, चाहे वो एक ही मशीन को बार बार सैनिटाइज करना हो, तो ये तो आप लोगों की, हम लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है, जन भागीदारी है। हमारी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस मशीन को ना इस्तेमाल करें, या हम ये पक्का सुनिश्चित करें कि जिस मशीन को हम यूज़ करें उसको हर बार सैनिटाइज किया गया है। ये हिदायतें बहुत गाइडलाइंस बड़ी क्लियर हैं जिम ओनर्स के लिए कि हर यूज़ के बाद, चाहे वो ट्रेडमिल की मशीन हो, चाहे वो दूसरी मशीनें हो जिम में, उनको हर यूज़ के बाद, एक व्यक्ति के इस्तेमाल करने के बाद उसको सैनिटाइज किया जाए और आपस में दोनों इक्विपमेंट्स के बीच में कम से कम 2 मीटर का डिस्टेंस रखा जाए। अगर आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आप वो मशीन इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसको सैनिटाइज नहीं किया गया है, तो मुझे यकीन है कि जिम ओनर्स को भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास होगा। जहाँ तक आपकी अपनी सावधानी का सवाल है, तो आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर, सावधान होकर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने या तो ग्लव्स पहन के इस्तेमाल करें या बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और जो 2 व्यक्ति हैं जिनको इस्तेमाल करें अगर कंटिन्यूसली और साइमल्टेनियसली, तो दोनों व्यक्तियों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो। बिल्कुल, तो आप जिम बैग में सैनिटाइजर भी डाल दीजिए दूसरी चीजों के साथ साथ। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। काम्या दिल्ली से सवाल पूछ रही हैं। हाय, मेरा नाम काम्या है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, सब्जियां लेते समय संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा होता है। कई लोग उन सब्जियों को हाथ लगाते हैं। ऐसे में संक्रमण से बचने का उपाय क्या है और हमें घर में लाकर सब्जियां कैसे रखनी चाहिए? डॉक्टर, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, चाहे वो आपका मिल्क का पैकेट हो या वेजिटेबल्स हैं या दूसरी ग्रोसरी है, तो उनको हम कैसे जो है इस्तेमाल करें और संक्रमण से भी बचें। तो अगर स्पेसिफिकली इन्होंने जो वेजिटेबल्स के लिए पूछा है, तो बेहतर यही है कि अगर आप खुद लेते हैं तो उसको लाने के बाद जो है अपने घर के किसी हिस्से में 1 घंटे 2 घंटे के लिए रखें और उसके बाद रनिंग वाटर में उसको अच्छे से धोएं, या आप मीठा सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनके लिए। और अगर आप रनिंग वाटर में भी धोएंगे और इस्तेमाल 2-3 घंटे बाद करेंगे तो वो सेफ है। बिल्कुल, तो ध्यान रखें कि लाते ही अपना भी हाथ जरूर साफ करें। जी डॉक्टर साहब, ये जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार जानेंगे किन अफवाहों से बचना है जरूरी, साथ ही करेंगे पश्चिम बंगाल के कोरोना योद्धाओं को सलाम। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, आप भी कीजिए। ये हैं कोरोना योद्धा और इनको हम सलाम करते हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना से जंग जीत चुके कुछ लोगों ने अब दूसरों की मदद के लिए सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्सेस की मदद करनी शुरू कर दी है। और ये तमाम प्रवासी मजदूर हैं जो गुजरात की किसी फैक्ट्री में या चेन्नई में किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या बेंगलुरु में किसी होटल में काम करते थे, लेकिन अब ये खुद कोविड से ठीक होने के बाद दूसरों की मदद कर रहे हैं। बेलेघाटा अस्पताल का व्यस्त कोविड सीसीयू पश्चिम बंगाल में संक्रामक बीमारियों से निपटने वाले अस्पतालों में सबसे अग्रणी है। पीपीई में डॉक्टर्स और नर्सों के अलावा यहां 2 लोग और हैं। ये लोग वे प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें कोरोना हुआ था लेकिन ठीक हो चुके हैं और अब वे अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता के कारण यहां दूसरे मरीजों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। इस वार्ड में खुदू शेख और राजीव शेख तैनात किए गए हैं जो सरकार द्वारा बनाए गए कोविड वॉरियर्स क्लब के सदस्य हैं। सीसीयू में जो मरीज वेंटिलेटर पर हैं, हम उनकी देखरेख करते हैं। यहाँ कुछ लोग खुद से नहीं खा पाते, हम उनकी मदद करते हैं, वो हमें दुआएं देते हैं।
आशीर्वाद करे। डर जाएगा तो डॉक्टर भी डर जाएगा और सिस्टर नर्स सब डर जाएगा तो पेशेंट के चिकित्सा कौन करेगा ना, इसलिए हम लोग डरता नहीं है। इन कोरोना योद्धाओं में से कोई राजमिस्त्री है, कोई ईंट बनाता है तो कोई किसी होटल में काम करता था। कोरोना से जंग जीतने के बाद सरकार ने इन्हें भर्ती किया, मरीजों की देखभाल करने की बेसिक ट्रेनिंग दी और फिर अस्पतालों में इनकी तैनाती कर दी। 60 को कोलकाता में और 160 को दूसरे जिलों में लगाया गया है। आखिर क्यों नहीं? क्यों इन्हें वार्ड के अंदर तैनात नहीं किया जा सकता? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन्हें बस मरीजों से बात करनी होती है जो 7 से 15 दिनों से ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये लोग हमारे परिवार की तरह हो गए हैं। डॉक्टर्स और नर्सों के अनुसार ये लोग मरीजों को मनोवैज्ञानिक सहायता देते हैं, जिसकी उन्हें इस कठिन समस्या में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बेलीघाटा आईडी अस्पताल से सहयोगी जीडीएस के साथ मोनीदीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि लगातार हाथ को साबुन से धोएं, जब हो सके सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और बंद कमरों में जैसे कि दफ्तर, वहां जरूर मास्क पहनें। नमस्कार।